Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Zubair Jindua, and the topic of today's lecture is common sports injuries from clinical sports medicine, Bruckner and Hahn, 4th edition. Today I'll cover half of the chapter. First of all, I will define what are sports injuries. Regular physical therapy or regular physical activities are the most important part of every athlete's life, and we can say for common individual sports activities are very important. Unfortunately, physical activity may extract a cause in the form of activity related injuries, and we divide these injuries in two types or two classifications. Number one, acute injuries, and second is overuse injuries. इस क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले acute injuries क्या है और overuse injuries क्या है. जैसा कि आप सबको पता है कि एक्यूट इंजरीज में काज, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन बनेगी एक तो काज पे, इसकी काज देखेंगे. काज है, अगर काज है डायरेक्ट ब्लो और फिजिकल कांटेक्ट विद द अदर प्लेयर, तो हम इसे कैटेगराइज करेंगे एक्यूट इंजरी में. इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक्स. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में डायरेक्ट ब्लो आ जाता है और कांटेक्ट विद द अदर स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर और एथलीट आ जाता है. और दूसरी तरफ ओवर यूज इंजरीज में भी इसी तरह हम काज को देख के कैटेगरी बनाएंगे. सबसे पहले ओवर यूज इंजरी में ये है कि एक एथलीट है, वो बार बार सेम एक्टिविटी रिपीट कर रहा है, तो वो ओवर यूज इंजरी में आ जाएगा. लाइक एक प्लेयर है या एथलीट है जो टेनिस खेल रहा है, तो उस पे जो है स्ट्रेस आएगा लेटरल एपिकंडाइल पे, तो उसे हम नाम देते हैं टेनिस एल्बो का. इसी तरह ये क्लासिफिकेशन हम देखेंगे. तो इसमें दूसरी जो मेन रीजन है क्लासिफिकेशन की वो है साइट ऑफ इंजरी. अगर एक प्लेयर है वो उसकी इंजरी की साइट बोन है, तो इसको अगर हम अक्यूट में देखें तो वो क्या है जी, फ्रैक्चर हो सकता है. ठीक है, पेरियोस्टियल कंट्यूजन हो सकती है. अगर साइट इसकी बन रही है आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर आ जाएगा या फिर माइनर ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी आ जाएगी. इसी को फर्दर हम देखें तो साइट अगर जॉइंट हो तो अक्यूट में एक आ जाएगा डिसलोकेशन, फिर या फिर हो सकती है सबलक्सेशन. ठीक है, अगर ये साइट लिगामेंट है तो स्प्रेन हो सकता है फ्रॉम grade 1 to grade 3. If it is on the muscle, then it can be tear, which is mostly a partial or complete tear. Then if it is on tendon, it can be tear, which can also be complete or partial tear. Then if the site of injury is bursa, then it can be traumatic bursitis. Then second last, if site of injury is nerve, then it can be neuropraxia. And lastly, if the site of injury is skin, it can be laceration, abrasion or muscle puncture, या इसे कह सकते हैं punctured wound, जिसे हम open wound भी कहते हैं. इसी तरह से अगर हम ओवर यूज इंजरीज की क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें भी दो तरह के फैक्टर आते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक में आ जाते हैं मेल अलाइनमेंट, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, मसल इम्बैलेंस, मसल वीकनेस, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. ये वो काजेज हैं जो इंट्रिंसिक काजेज हैं. अगर हम एक्सट्रिंसिक काजेज देखें तो
ये एक्सटर्नल काजेज हैं जो कि ओवर यूज इंजरी काज कर सकते हैं। अगर एथलीट की ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल if athlete is running 5 kilometers per day and if he double his training without progression, then it will cause overuse injury and then surface, अगर एक एथलीट जो है हार्ड सरफेस पर रनिंग कर रहा है तो वो भी इंजरी का काज बन सकती है। अगर उसके शूज या रनिंग गियर्स जो है वो इम्प्रॉपर हैं तो भी ये काज कर सकती है इंजरी। उसके बाद अगर एक एथलीट के इक्विपमेंट बायोमैकेनिकली अनफिट हैं तो वो भी काज कर सकती है। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। देन सेम उसी तरह जैसे कि हमने एक्यूट इंजरीज की क्लासिफिकेशन देखी अकॉर्डिंग टू इंजरी, ओवर यूज इंजरीज की भी क्लासिफिकेशन हम उसी तरह देखेंगे। सबसे पहले जी आ जाता है बोन में हमने इंट्रिंसिक में देखा फ्रैक्चर हो सकता है, पेरियोस्टियल फ्रैक्चर हो सकता है। इसमें ओवर यूज इंजरीज में स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाएगा, बोन स्ट्रेन आ जाएगी, पेरियोस्टाइटिस आ जाएगा, एपोफाइजाइटिस आ जाएगा। इसी तरह आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो जॉइंट पे या फिर लॉन्ग बोन्स की एंडिंग सर्फेसेस पे जो वहाँ पे जॉइंट बनता है, आर्टिकुलर सरफेस बनती है, वहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए या फिर शॉक अब्जॉर्प्शन के लिए मौजूद होते हैं। इसमें हमने देखा कि एक्यूट में आ जाता है जी ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर या फिर माइनर ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी। तो इसमें ओवर यूज इंजरीज में आ जाएगा कॉन्ड्रियोपैथी, इसमें कॉमनली कॉन्डोमलेशिया या फिर फिब्रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमने जॉइंट में देखा, जॉइंट में एक्यूट में डिसलोकेशन हो सकता है जो कि डायरेक्ट ब्लो, जो पहले मैंने आपको बताया काज से अगर देखेंगे तो हम डायरेक्टली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि डिसलोकेशन डायरेक्ट ब्लो की वजह से हो सकता है, सबलक्सेशन डायरेक्ट ब्लो की वजह से हो सकता है। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे एक्यूट में। अगर ये ही ओवर यूज में देखें तो साइनोवाइटिस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये प्रोग्रेसिवली ओवर यूज या फिर एक चीज को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज करेंगे और बार बार करेंगे तो वो होगा। अगर लिगामेंट पे हमने टियर या स्प्रेन देखा तो लिगामेंट पे ओवर यूज में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसी तरह मसल में हमने टियर देखा एक्यूट में तो ओवर यूज में होगा जी क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस या फिर फोकल टिश्यू थिकनिंग हो सकता है जी। इसी तरह नेक्स्ट हमारी साइट ऑफ इंजरी है बर्सा में ट्रॉमेटिक बर्साइटिस है एक्यूट में, लेकिन ये बर्सा वो इंजरी है बर्सा की जो होती ही ज्यादातर कॉमनली ओवर यूज की वजह से है। और इससे हम एक तरफ ट्रॉमेटिक बर्साइटिस एक्यूट ट्रॉमेटिक साथ लग गया, अगर डायरेक्ट ब्लो होता है बर्सा पे तो वो उसे कहेंगे ट्रॉमेटिक बर्साइटिस। अगर ये ओवर यूज की वजह से होती है तो उसे सिंपली हम बर्साइटिस कह देंगे। नेक्स्ट नर्व इंजरीज स्पोर्ट्स में कॉमनली होती नहीं है क्योंकि नर्व आर द डीप स्ट्रक्चर्स, लेकिन इसमें एंट्रैपमेंट हो सकती है, माइनर नर्व इंजरीज आ सकती हैं ओवर यूज में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद एडवर्स न्यूरल टेंशन हो सकती है। तो उसके बाद स्किन रह गया, स्किन में ओवर यूज में आ जाएगा जी एक एथलीट इम्प्रॉपर शूज की वजह से रनिंग कर रहा है तो उसमें आपके फुट पे ब्लिस्टर्स का बना सकता है। ठीक है, अब हमें इसको इंडिविजुअली एक्यूट इंजरीज को थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे और ओवर यूज इंजरीज को हम सेकंड लेक्चर में दोबारा देखेंगे। फ्रैक्चर बेसिकली फ्रैक्चर की डेफिनेशन देखें तो फ्रैक्चर मे बी ड्यू टू डायरेक्ट ट्रॉमा सच एज ब्लो और इनडायरेक्ट ट्रॉमा। डायरेक्ट ट्रॉमा में आ जाएगा ब्लो और इनडायरेक्ट में आ जाएगा फॉल ऑन दी आउटस्ट्रेच्ड हैंड और ट्विस्टिंग इंजरी। फ्रैक्चर की दो टाइप्स हैं, क्लोज्ड है और ओपन है। जैसा कि क्लोज्ड वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि अगर ओपन वोंड ना हो तो हम इसे क्लोज्ड का नाम देते हैं, अगर ओपन वोंड हो तो उसे हम ओपन का नाम देते हैं। आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर, जिसमें हम ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स अगर बोन जो है ट्रांसवर्सली फ्रैक्चर हो रही है इस तरह से, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे फ्रैक्चर हो रहा है तो हम इसे कहेंगे
ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अगर स्पाइरल है, स्पाइरल मीन के एक लाइन साइड से जैसे स्प्रिंग की तरह, तो उसे कहेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर। या फिर सेकेंडली आ जाता है ओब्लीक, जिसमें सीधी लाइन है। स्पाइरल मोस्टली ट्विस्टिंग इन जो है ना पैटर्न की या फिर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की वजह से हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कम्युनेटेड। कम्युनेटेड में यह है कि अगर आपकी बोन में फ्रैक्चर में एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स हैं तो वो आपका काज करेगा कम्युनेटेड फ्रैक्चर। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें जो फ्रैक्चर में देखने वाली चीज़ है जी, इसकी कॉम्प्लिकेशंस। अगर फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन देखें तो इसमें है जी इन्फेक्शन आ जाता है, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम आ जाती है, एसोसिएटेड नर्व इंजरी ये आ जाती है। उसके बाद है जी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज कर सकता है, या फिर डिलेड यूनियन या मेल यूनियन आ जाता है इसमें। नेक्स्ट है जी पेरियोस्टियल इंजरी। पेरियोस्टियल इंजरी में अगर देखें तो हमारे पास एक्यूट पेरियोस्टियल इंजरीज जो है कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। उसके बाद है जी जो इसकी एग्जांपल है ये है कि ये एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है, लाइक पेरियोस्टियल इंजरी ऑन इलियक क्रेस्ट कॉज्ड बाय द डायरेक्ट ब्लो, जिससे हम कहते हैं हिप पॉइंटर। उसके बाद जी पेरियोस्टियल इंजरी ऑफ टिबिया रिजल्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट ब्लो और द किक, ये भी एक एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन है जो कि टिबिया पे डायरेक्ट ब्लो की वजह से होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज बोन की एंड लाइनिंग्स को कहते हैं, और ये शॉक अब्जॉर्प्शन और कंप्रेशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए होती हैं। ठीक है, पहले तो ये इनको इतना कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन डायग्नोस्टिक टूल्स के एडवांसमेंट्स के साथ जब से एमआरआई और क्या कहते हैं आर्थ्रोस्कोपी आई है, इसको हम कंसीडर करते हैं। ये जॉइंट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर पेनफुल हो और स्वलन हो लेकिन आपका फ्रैक्चर भी ना हो, तो ये हम कंसीडर करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज पे आपका मसला आ रहा है। ठीक है, आगे है जी डिसलोकेशन और सबलगेशन। आगे ये है जी जब एक जॉइंट कंप्लीटली डिसलोकेट हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिसलोकेशन। अगर पार्शियली हो तो हम इसे कहते हैं सबलगेशन। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस रिमेन पार्शियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, इसे हम नाम देंगे सबलगेशन का। तो दूसरी को हम जो अगर कंप्लीटली डिस्प्लेस हो तो उसे हम कहते हैं डिसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबल जॉइंट्स में जी डीप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जी, ये है हमारे पास हिप का। हिप हमारे पास जो है मोस्ट स्टेबल जॉइंट्स में आता है, क्योंकि ये इसका जो जॉइंट है ना डीप बॉल एंड सॉकेट है, और इसका सरफेस एरिया वो स्टेबल है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड लेस स्टेबल है जी, इसमें शोल्डर है क्योंकि इसमें स्मॉल एरिया कोनी कंटेक्ट है। उसके बाद लेस स्टेबल जॉइंट्स में शोल्डर, फिंगर एंड यस राइट, और स्टेबल जॉइंट्स में आ जाता है जो कि लेस लाइकली टू डिसलोकेट है, हिप है जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एल्बो, एंकल एंड सबटालर जॉइंट्स। अगर लिगामेंट्स की इंजरीज आ जाती हैं, लिगामेंट्स की इंजरीज में ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक जो है इसे किया जाता है। ग्रेड 1 में स्ट्रेच होगा, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होगी, और अगर हम जॉइंट को स्ट्रेस करते हैं तो रेंज ऑफ मोशन हमें नॉर्मल मिलेगी। ग्रेड 2 में स्प्रेन आ जाता है, तो ये कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ फाइबर्स जो हैं वो आपके इसमें डैमेज होंगे, और स्ट्रेचिंग पे या फिर स्ट्रेसिंग जॉइंट पे अगर हम स्ट्रेस डालेंगे तो ये कंसीडरेबल लैक्सिटी शो करेगा। लेकिन अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं ग्रेड 3 से, तो इस पे एंड पॉइंट या फिर एंड फील आपको मिलेगी, लेकिन थर्ड पे आपको एक्सेसिव लैक्सिटी मिलेगी और आपको एंड फील फर्म नहीं मिलेगी। इसमें ट्रीटमेंट में भी अगर ग्रेड 1 या 2 है तो हम फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें पहले हम पेन मैनेजमेंट करेंगे। पेन मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज, जॉइंट इमोबिलाइजेशन करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करेंगे। उसके बाद मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएंगे, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग या फिर PNF की मदद से हम इसको
बैलेंस ट्रेनिंग करवाएंगे। तो अगर ग्रेड 3 है तो फिर सर्जरी के बाद, रिकंस्ट्रक्शन के बाद आपका प्रोटेक्टिव ब्रेसिंग आती है, फिर स्ट्रेंथनिंग आती है। इसी तरह आगे मसल टियर आ गया। मसल टियर में हमारे पास ये मोस्ट कॉमनली ये क्वाड्रिसेप गैस्ट्रोनोमियस पे होता है और हैमस्ट्रिंग पे होता है। ये इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये बाई आर्थ्रोडियल जॉइंट्स हैं, इस वजह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। बाई आर्थ्रोडियल का मतलब है कि ये मसल्स क्रॉस कर रहे हैं हमारे 2 जॉइंट्स पे। गैस्ट्रोनोमियस भी 2 जॉइंट्स पे है, उसके बाद क्वाड्रिसेप भी और हैमस्ट्रिंग भी। अगर हमारा इसमें भी ग्रेडिंग दी गई है, ग्रेड 1 से लेकर 3 तक है, ये आप लोग खुद करेंगे, इसको देखेंगे इसकी काजिंग या फिर ये इसके रिस्क फैक्टर क्या है। अगर पेशेंट जो है एक्टिविटी से पहले वार्म अप नहीं करता, फिर ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा पहले प्रीवियस इंजरी है, एक्सेसिव मसल टाइटनेस है, मसल इम्बैलेंस है, तो ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट कंटिवियंस हैं, ये भी इतनी कोई जो है समझाने वाली बात नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, ये देख लीजिएगा। क्रैम्प्स हैं, टेंडन और बर्सा और नर्व को मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्किन इंजरीज में भी मैंने पहले डिस्कस किया है, इसमें ओपन वोंड, एब्रेशन, लैसरेशन या पंक्चर वोंड्स आ जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट प्लान में पहले हम इसको ब्लीडिंग को रोकेंगे, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, ये चीज़ें। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह और यूज इंजरीज देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक ही हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।